नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। भारत और चीन के बीच पिछले 10 महीने से चल रही तनाव की स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। पूर्वी लद्दाख में दोनों देश अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए सहमत हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी कि दोनों देश पैंगोंग झील पर तैनात अपने अपने सैनिकों को पीछे करने के लिए सहमत हो गए। चीन फिंगर 4 से अपने सैनिक हटाकर फिंगर 8 पर वापस ले जाने के लिए तैयार हो चुका है, जबकि भारतीय सैनिक अब फिंगर 3 एरिया से पीछे तैनात रहेंगे। दोनों ही देश इस बात पर राजी हो गए कि फिंगर 3 से फिंगर 8 तक का क्षेत्र अब नो पेट्रोलिंग जोन की तरह रहेगा, यानी कि फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच दोनों देशों में से किसी भी देश की सेना पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं निकलेगी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख पर स्थित विवादित क्षेत्र 8 फिंगर यूनिट में विभाजित है। भारत अपनी सीमाओं को 8 फिंगर तक मानता है, लेकिन अब भारत अपनी सेना को फिंगर 3 यानी जहां धन सिंह थापा पोस्ट है वहां तक ही सीमित रखेगा और झील के दक्षिणी तट से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा, जबकि चीन अपनी सेनाओं को फिंगर 8 से पीछे ले जाएगा। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की भूभागीय अखंडता से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर संसद में आज दिए गए रक्षा मंत्री के बयान से यह साबित हो जाता है कि इसके अलावा सुरजेवाला ने यहां पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भारत की भूभागीय अखंडता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की संपूर्ण विफलता का कारण देश को बताएंगे। दूसरा पहलू, मोदी सरकार ने लगातार यह कहा कि भारत चीन के वार्तालाप का आधार लद्दाख के सभी क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी होगी। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने लगातार यह कहा और माना कि भारत चीन की वार्तालाप का आधार लद्दाख के सभी क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी होगी। तो क्या मोदी सरकार जवाब देगी कि वो केवल पेंगोंग सो लेक इलाके से ही डिसएंगेजमेंट का समझौता क्यों कर रही है, और वो भी भारत के हितों पर कुठाराघात कर तथा भारत के हितों के विरुद्ध एलएसी की रूपरेखा को बदलकर? दशकों से पेंगोंग सो लेक इलाके के उत्तरी किनारे पर भारत का फिंगर 4 तक कब्जा है और भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती आई है। भारत ने सदैव फिंगर 8 को भारत और चीन के बीच एलएसी माना है। आज के रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक भारतीय सेना अब सिमटकर फिंगर 3 तक सीमित हो जाएगी। क्या यह सीधे सीधे भारत के सामरिक हितों पर कुठाराघात कर एलएसी को पुनर्रेखांकित करने का कार्य नहीं? क्या मोदी सरकार फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच के भूभागीय क्षेत्र को एक नया बफर जोन नहीं बना रही? वहीं भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, हक्कानी नेटवर्क और उसके समर्थकों, खासकर पाकिस्तान अधिकारियों ने दक्षिण एशिया में आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर आसानी से काम किया। उसकी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अनदेखी नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि इस्लामिक स्टेट पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में अपने पनाहगाहों से हमले करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे पर
चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर ISIL के जरिए खतरे पर महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की 12वीं रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि आकलन है कि फिलहाल अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांट खुरासन के 1 या 2,000 लड़ाके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में इस संगठन के नए नेता घोषित किए गए। शिहाब अल मुजाहिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और मध्य एशिया के देशों में ISIF की कथित रूप से अगुवाई करता है। बताया जाता है कि पहले उसका हक्कानी नेटवर्क के साथ संबंध रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी मुश्किल है। ट्विटर ने ऐलान किया कि ट्रंप पर लगा बैन परमानेंट है। ट्विटर की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ट्रंप दोबारा से 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तब भी उन पर लगा बैन नहीं हटाया जाएगा। ट्वीट के CFO नेड सैगल ने कहा कि ट्रंप पर लगा बैन उनके दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार आपको ट्विटर से हटा दिया गया तो हटा दिया गया। ट्रंप पर लगा प्रतिबंध स्थायी है। गौरतलब है कि अमेरिका में कैपिटल हिल की घटना के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के बीच ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वापसी की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट गैब पर अपना अकाउंट बना लिया और उन्होंने कुछ दिन पहले यहां पोस्ट साझा की है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार तीसरे दिन बढ़ी हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब 87 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। डीजल भी 78 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में सबसे महंगा डीजल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था, तब भाव 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर थे और पेट्रोल का रेट 80 रुपए प्रति लीटर था। यानी कि उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल बिका था। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल उबाल माल रहा है, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। ब्रेंट क्रूड कल $61 के पार चला गया। इसके पहले सोमवार को कच्चे तेल ने $60 को पार किया, जो कि जनवरी 2020 के बाद साल का उच्चतम स्तर है। एक्सपर्ट्स ने अनुमान जताया कि कच्चे तेल में आगे भी तेजी जा रही सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भविष्य में बढ़ सकती हैं। फॉर अस काफ़ी मुश्किल हो जाता है हम लोगों को हैंडल करने में, और हम लोग का डेली पेट्रोल भरना, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाते हैं हम लोग। और अगर इस तरीके से ही अगर दाम बढ़ते रहे तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का नियंत्रण है ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। आपको कहीं लग रहा है नियंत्रण इसको कहेंगे? ये नियंत्रण नहीं है सर, ये लूट है। आपका नाम? सरकार को नियंत्रण तो ये करना चाहिए, जैसे अदर जहाँ से हम पेट्रोल मंगा रहे हैं वहाँ काफ़ी कम दामों में पेट्रोल उपलब्ध है, पर यहाँ जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उस पर थोड़ी कमी करनी चाहिए, तो जिससे कि पेट्रोल के भाव में थोड़ा कमी हम देख सकते हैं। ये पेट्रोल के भाव बढ़ने से तो असर बुरा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से समझो 20 किलोमीटर है। आने आने में 1 लीटर पेट्रोल रोज का लगता है, तो मतलब रोज का 100 रुपये आना जाना, तो बजट तो बिगड़ेगा ही। और मतलब मंथली बजट में भी उसका असर दिख ही रहा है, क्योंकि बाकी भी घर पे और भी गाड़ियाँ हैं, कार भी है, तो उनका सबका पेट्रोल अगर मिला लिए तो फिर तो महंगा ही पड़ रहा है। डीजल भी बढ़ते जा रहा है और पगार में कोई इजाफा है नहीं। डीजल रोज मरिया की चीज़ है, जाना पड़ता है हमको, रोज 60 किलोमीटर जाना पड़ता है, आना जाना पड़ता है कंपनी। लेकिन डीजल के रेट तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे क्या बताऊँ, सोने के जैसे। सोने का भाव जैसा बढ़ गया ना, वैसा डीजल का भी भाव बढ़ गया है। तो डीजल का भाव कब कम होगा? क्यों बढ़ रहा है सरकार बता नहीं रही, क्या कारण है। बोले कच्चा तेल क्या कच्चा तेल, किसको समझता कच्चा तेल? हर एक को पक्का ही तेल समझता है। वहीं श्रीगंगानगर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम वेट पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और पड़ोसी राज्यों के समान पेट्रोल डीजल की दरें करने की मांग की है।
श्रीगंगानगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की दरें काफी ज्यादा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, गुजरात से राजस्थान में पेट्रोल की तस्करी हो रही है। गुप्ता ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की दरें श्रीगंगानगर में है। पड़ोसी राज्य पंजाब के मुकाबले यहां 10 रुपए से 11 रुपए का अंतर है। पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा है। आप लेट नहीं जागे क्या? हम तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही। हमने पिछले 10 साल से इसमें लगे हुए हैं। हमने खूब ज्ञापन दिए, केंद्र सरकार को भी दिए हैं, राज्य सरकार को भी दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जी जी, क्या खपत है, क्या अर्निंग है? खपत इसमें क्या है कि जो 5 लाख लीटर डेली पंजाब से आ रहा है, हमारे यहाँ के सेल खत्म हो गए पंप। खपत क्या है, 200 लीटर बिक रहा है, कोई पंप 400 लीटर बेच रहा है, खपत है ही नहीं। तो अब क्या क्या एक्शन ले रहे हैं आप? हम लोग अब सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको जीएसटी, केंद्र सरकार को जीएसटी के लिए निवेदन कर रहे हैं। राज्य सरकार को हमने कहा है कि पड़ोसी राज्य को बराबर टैक्स करो। अदरवाइज हम लोग इस बार थोड़ा मूड हमारा ये है कि हम लोग अपने परिवारों को लेके, कर्मचारियों के परिवारों को लेकर विधानसभा और इंडिया गेट में दौसा जिले के लालसोट में कलावास मोड़ के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बीती रात हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने बदमाशों के पास हथियार होने के बावजूद उनकी इस लूट की कोशिश को विफल कर दिया। घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं यूपी के बहरोड थाने से फरार हुए 6 लाख के इनामी बदमाश कुख्यात विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अब पपला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस को अहम कामयाबी मिली। बहरोड थाने पर पपला गैंग के बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए गए। पुलिस ने पपला गुर्जर के साथ ही महिपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पपला की निशानदेही पर AK-47 राइफल, 2 विदेशी पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस गैंग के पास और भी हथियारों की जानकारी अभी मिली है, जो आपको आने वाले दिनों में कुछ बताएंगे उसके बारे में। इसके साथ साथ इसके एक साथी को भी आज हमने अरेस्ट किया है, महिपाल नाम है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी के बीच हुए विवाद के बाद कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज डीआईजी अशोक कुमार अंबाला छावनी के सदर थाने में पुलिस जांच में शामिल होने पहुंचे। डीआईजी अशोक कुमार आज आधा दर्जन वकीलों के साथ अंबाला छावनी के सदर थाने पहुंचे, जिसके बाद थाने का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और डीआईजी अशोक कुमार और उनके वकीलों और पुलिस के अलावा किसी को थाने में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस दौरान अंबाला छावनी के डीएसपी राजकुमार पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली पूछताछ के बाद डीआईजी अशोक कुमार अपने वकीलों के साथ बाहर आए तो इस मामले को लेकर मीडिया ने डीआईजी अशोक कुमार से सवाल किए तो उन्होंने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। इसके बाद पुलिस उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल अंबाला छावनी लेकर गई। ये हमने एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें ये बदतमीजी, गाली गलौच और उसका मामला था और उसमें उन्होंने कोर्ट में बेल डाली थी, जिसमें उनको एंट्रीम बेल मिली और उनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए थे। तो आज वो ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन होने के लिए थाने में आए थे। हमने ब्लड सैंपल और इनकी रिक्वायरमेंट थी तो सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ उनका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और सलाइवा का टेस्ट का सैंपल लेना है और आगे जो भी फॉर्मेलिटी होगी कोर्ट को बताया जाएगा। सर अभी तक कुछ सामने आया कि इंक्वायरी आज की है, क्या कुछ मामला था, एक्चुअल क्या हुआ था घटना? वो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। अभी वो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है। उत्तराखंड त्रासदी में हिमाचल के लापता लोगों का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। यह सूचना मिलते ही प्रदेश से उनके परिजन उत्तराखंड रवाना हो गए थे। अब प्रदेश सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रेवेन्यू जल्द ही उत्तराखंड जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वहां पर परिजनों की व्यवस्था और प्रदेश की तरफ से मौके पर क्या कुछ सहायता की जा सकती है, इसके लिए हम एक अधिकारी को उत्तराखंड भेज रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है। मेरी मुख्यमंत्री से बात हो रही है। प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है कि दबे हुए लोगों के परिजन जो यहां से उत्तराखंड पहुंचे उनकी व्यवस्था ठीक से हो। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य में किस प्रकार से सहायता की जा सकती है,
ये देखा जाएगा। डिटेल उसमें अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध हुई है उसमें 10 लोगों की सूची है, वो जानकारी है अलग अलग जगह से। और उसके लिए वहाँ का प्रशासन, कल भी मेरी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत हुई, वहाँ का प्रशासन पूरा जोर के साथ लगा हुआ है। और उसके बाद केंद्र की ओर से भी पूरा सहयोग उसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पर दिया जा रहा है। और हम वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग ऐसे मिसिंग है, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, हम चिंतित जरूर हैं। तो स्वाभाविक रूप से चिंता सबकी भी है, उनके बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी वहाँ पर, परिवार के सदस्य भी वहाँ पर गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर शिमला जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर बरकरार संशय खत्म हो गया है। शिमला जिला परिषद के दोनों पदों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी को 24 में से 15 वोट पड़े, जबकि उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेक्टा को 24 में से 17 वोट पड़े। सुबह 10 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया 3 घंटे चली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी भारती जनार्था को 9 वोट मिले, जबकि मदन लाल वर्मा को 7 वोटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की जीत के बाद डीसी ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल बन गया। जिस ढंग से पूरे प्रदेश में खेल खेला गया, शिमला में भी कोशिश हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पार्टी के सभी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, सब एकजुट रहे। इतने दबावों के बावजूद, लालच देने के बावजूद भी हमारे सभी पार्टी के लोगों ने एकता का परिचय दिया और उसकी परिणति हुई कि हमारे जो चेयरमैन है और चेयरमैन हमारी चंद्रप्रभा नेगी जी, वाइस चेयरमैन हमारे सुरेंद्र रेक्टा जी जो है भारी बहुमत से जीते। और भारतीय जनता पार्टी का जो पैनल था, जो उन्होंने कोशिश की थी कि वो तोड़फोड़ करेंगे, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। इसके लिए जहां मैं अपने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनको बधाई देता हूं। मैं वामपंथी जो हमारे साथी हैं उनको भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी हमारा पूरा समर्थन किया। तो सबसे पहले अपने पार्टी के सभी सदस्यगण, अपनी कांग्रेस पार्टी के सबका धन्यवाद कर देना चाहती हूं कि जिनकी वजह से मैं आज अध्यक्षा बनी हूं। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी कार्य अधूरे पड़े होंगे उनको पूरा करने में पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी, मेरे टीका विक्रमादित्य सिंह जी और मेरे सारे विधायकगण, सबका मैं धन्यवाद करते हैं, पूरी पार्टी का धन्यवाद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे आदर योग्य विक्रमादित्य सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे सुभाष मंगलेट जी, हमारे मोहनलाल ब्राक्टा जी और मैं कांग्रेस पार्टी का रोहित ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं और खास तौर से हमारे जो कम्युनिस्ट थे उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आज ये जीत हुई, ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, राजा वीरभद्र सिंह जी की जीत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद कार्रवाई की गई। मामला रामनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेखपुर अलीपुर का है। यहां फर्जी तरीके से दूसरे के पहचान पत्र पर खाता खोलकर 15 अपात्र लोगों को आवास देने के मामले में 5 अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज कराई गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की। शिकायत के बाद इस मामले की निगरानी हाईकोर्ट खुद कर रहा है। तो वहीं जिला पंचायत अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपात्रों को आवास देने की जांच अधिकारियों से कराई गई थी। मामला सही पाए जाने के बाद डीएम के निर्देश पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ फतेहपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया और आगे की जांच को शुरू कर दिया गया है। 22 आवास का मामला था, जिसमें से जांच हुई तो 15 आवास अपात्र पाए गए, जिनके ऊपर 5 अधिकारियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, लेकिन प्रधान को छोड़ दिया गया है। लेकिन मेन दोषी जो है वो प्रधान ही है। प्रधान अगर ना चाहते तो कोई घोटाला नहीं हो सकता था। घोटाले की जड़ जो है प्रधान से शुरू होते हुए
ब्लॉक स्तर तक पहुँचती है और इसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। उच्च स्तरीय जांच इसकी अगर होगी तो उच्च अधिकारी भी इसमें फंसेंगे। और उसके अलावा हम लोगों ने एक शिकायत की थी शौचालय की और मनरेगा के तहत जो काम हुआ है उसकी भी, उसमें 420 और 409 का मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद प्रधान पक्ष हाईकोर्ट चला गया था। हाईकोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर इनको नोटिस देकर इनसे जवाब मांग कर तब कार्रवाई की जाए। उस आर्डर को 2 महीने आज हो गए, उस पर कोई दोबारा कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि वो वाला भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 15,000 रुपए के न्यूनतम वेतन पर जीवन गुजारना कठिन है। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी में अकुशल और कुशल कामगारों को महंगाई भत्ता दिए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने फिलहाल इस याचिका के आधार पर दिल्ली सरकार और श्रम विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। ये याचिका दिल्ली के शीर्ष व्यापार और उद्योग संघ ने दायर की। याचिका में सभी श्रेणी के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित करने संबंधी दिल्ली सरकार की ओर से जारी अक्टूबर 2019 की अधिसूचना और महंगाई भत्ता तय करने के श्रम विभाग के 7 दिसंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए अब एक खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अब ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर रविवार समेत पूरे हफ्ते खुला रहेगा। इसके साथ ही श्रद्धालु आनंद बाजार स्थल पर महाप्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के प्रमुख प्रशासक कृष्ण कुमार ने पिछले महीने आम लोगों के लिए 12वीं सदी के मंदिर को खोलने के बाद लागू मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की। इसके तहत अब रविवार को मंदिर खोला जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले 20 दिनों के अनुभव और मिले सुझाव के आधार पर मंदिर को रविवार को खोलने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले मंदिर को साफ सफाई कार्यों के लिए रविवार को बंद रखा जा रहा था। हालांकि अब रविवार को श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। कुमार ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए संशोधित नियम 12 फरवरी से लागू होंगे। पुरी के निवासी समेत सभी लोग हर दिन सुबह 6 बजे से दर्शन कर सकेंगे। सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील में आदर्श नगर पालिका के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने युवा प्रतिभाओं को खेल किट वितरित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कल्याण विभाग ने किया, जिसमें युवक और महिला मंगल दलों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 रुपए की खेल किट का वितरण स्वास्थ्य मंत्री ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में खेल प्रेमी और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिला युवा कल्याण अधिकारी राम प्रताप सिंह ने बताया कि खिसराहा, बांसी और मिठवल ब्लॉक की 133 ग्राम पंचायत से चयनित युवाओं को 10,000 मूल्य की खेल किट वितरित की गई। पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत से 18 से 35 वर्ष के मध्य 2 पुरुष और 2 महिलाओं का चयन किया गया, तो साथ ही अन्य ब्लॉक की ग्राम पंचायत में चयनित सदस्यों को खेल किट प्रदान करने की योजना है। वहीं स्क्रैप व्यापारी के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर 20 लाख रुपए और कार छीनकर ले जाने के मामले में सीआईए टीम ने चंद घंटों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लूट के दौरान छीनी गई कार और पैसे बरामद किए गए। इस बारे में डीएसपी मोहम्मद जमाल ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे ज़िले में सदर थाने के अंतर्गत एक काफ़ी बड़ी वारदात हो गई थी, जिसमें एक स्क्रैप का व्यापारी था और वो व्यापारी यहाँ स्क्रैप लेने के लिए आया था। तो एक आदमी जो दारूहेड़ा में रहता है धोखाधड़ी करके और उसको दारूहेड़ा से लेकर के यहाँ सदर के इलाके में काड़ूवास गांव के नज़दीक आ गया और अपने साथी बुला करके और गाड़ी में जो 20 लाख रुपए थे वो भी छीन लिए। तो इस संदर्भ में हमारी सीआईए टीम ने एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार इधर देखिए इतना बढ़िया काम किया। 12 घंटे में ही सभी मुलजिम और गाड़ी और पैसा सब रिकवर कर लिया गया है और 6 मुलजिम हमने राउंड अप कर लिए हैं और अभी आगे तफ्तीश हमारी चल रही है।
और देखते हैं उनमें और कुछ क्या निकलता है। कौन है जो पकड़? ये व्यापारी सामदी गांव का था, कैथल में पड़ता है सामदी गांव। और जो ये लड़के हैं इनमें कुछ दादरी के हैं, कुछ हमारे रेवाड़ी के, दड़ौली साइड के, कोसली साइड के 1-2 लड़के हैं इनमें। तो वो उसके पुराने जानकारी जो सभी स्क्रैप के काम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गीदड़बाहा से विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने नगर काउंसिल चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बुढ़लाड़ा और मानसा में जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा, जिस तरह से लोगों में उत्साह है उससे लगता है कि बुढ़लाड़ा और मानसा में हम अपनी म्युनिसिपल कमेटी बनाएंगे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। केरल से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगा। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत केरल से महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट दिखानी होगी। आपको बता दें, इसके पहले महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य किया था। महाराष्ट्र में निर्धारित आगमन से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट 96 घंटे के भीतर किया जाने को लेकर सलाह ली गई। वहीं तेलंगाना में जीएचएमसी चुनाव में एआईएमआईएम के समर्थन में सत्तारूढ़ टीआरएस के मेयर और डिप्टी मेयर पद हासिल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच जो अनैतिक रिश्ता है एक बार फिर से सार्वजनिक हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी ने जो कहा था वही हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे एक दूसरे से प्यार करती रही टीआरएस और एआईएमआईएम पार्टियां बाहर अलग अलग होने का नाटक करती रहीं। मेयर चुनाव को लेकर घटी घटनाक्रम पर बंडी संजय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव नहीं लड़ी होती तो टीआरएस को 10 से भी कम सीटें मिली होती। उन्होंने कहा कि आज के इस चुनाव से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि टीआरएस निश्चित तौर पर सांप्रदायिक पार्टी एआईएमआईएम की चमचा पार्टी है। उन्होंने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब जीएचएमसी में टीआरएस की स्टीयरिंग एआईएमआईएम के हाथ में रहेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य को आय देने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में शामिल हर आश्वासन को पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। सीएम जगन ने सरकार के आय स्रोत बढ़ाने को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अन्य राज्यों में टेंडर के जरिए हासिल किए गए कोयला खानों की गतिविधि पर और अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया। वहीं कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति ने जिला कचहरी परिसर में दिन दहाड़े सीनियर एडवोकेट महेंद्र सिंह तंवर पर घात लगाकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद कचहरी पर सनसनी फैल गई। तो वहीं यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे एडवोकेट राहुल तंवर ने बताया कि कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत यह जानलेवा हमला किया। बार एसोसिएशन प्रधान गुरतेज सेखों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और वकीलों की सुरक्षा की मांग उठाई। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ नगर काउंसिल चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों का लोग विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ में किसान संघर्ष कमेटी की तरफ से बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया गया। इसके लिए किसान संघर्ष कमेटी ने एक रैली निकाली और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लोगों को बीजेपी को वोट ना देने की अपील की।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ सरकार। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक झील गिबसागर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने तय मापदंड के अनुसार एक दिन का सामूहिक अभ्यास किया। राहत और बचाव के काम में देश और राज्य में अपनी अलग ही पहचान रखने वाली टीमों ने राहत और बचाव को लेकर विभिन्न तरीके से कई अभ्यास किए। इस अभ्यास के दौरान घरेलू काम में आई हुई पुरानी चीजों को काम में लेकर पानी में डूब रहे लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के इस बचाव अभ्यास को देखने के लिए गिबसागर झील पर बने घाट पर शहरवासियों का जमावड़ा लगा रहा। और एसडीआरएफ इनका आपस में कैसा संबंध है, कैसा कोऑर्डिनेशन है, तो ये हमें चेक करना था। आज ये मॉक एक्सरसाइज फ्लड वाटर रेस्क्यू इस टॉपिक पे थी। मतलब पानी की जो भी आपदा आती है, जैसे पानी में कोई बोट का पलटना या फिर पानी में लोग कहीं डूब गए हैं, कहीं उनको पानी से मतलब कैसे निकाल के बाहर लाएंगे, तो उसके लिए एक्टिवेट कैसे किया जाएगा मैकेनिज्म को। जैसे 100 नंबर पे कॉल करके हमने डिस्ट्रेस कॉल करके पुलिस को एक्टिवेट किया। फिर पुलिस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सूचित किया गया। इसके बाद तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और जो विक्टिम्स थे उनको पानी में जो डूब रहे थे उनको बचाया। और जो डाइवर्स थे हमने, उन्होंने पानी के अंदर जो डूब गए थे उनको पानी के अंदर से कैसे बाहर निकाला, इसका हमने। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि भरे बाजार में व्यापारियों के साथ हथियारों के दम पर लूटपाट की गई। जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में सालोदा मोड़ पर समाज कंटकों ने हथियारों के दम पर ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की जान पर बन आई। रात में कार और बाइक पर सवार होकर आए 8 से 10 बदमाशों ने धारदार हथियारों और पिस्टल के दम पर दुकानदारों से जमकर लूटपाट और मारपीट की। बदमाशों के इस कृत्य से आधा दर्जन व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को देखते हुए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। तो साथ ही घायलों को गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हालांकि अभी तक कोई भी बदमाश पुलिस के पकड़ में नहीं आ सका है। इस घटना को लेकर गंगापुर सिटी कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है। भैया आपको किसने मारी है? नवा, मैं सब्जी की दुकान पे खड़ा था जी। कुछ गुंडा आई, जैसे मैं दारू पी रखी फुल, एक गाड़ी आई उसको तोड़ दी। डिजायर जन कौन सी गाड़ी थी, 4 व्हीलर, और 2-3 उन पे पिस्टल थी, एक पे इतनी बड़ी बंदूक थी कट्टा, और उसने और 2 उन पे कुल्हाड़ी, मेरे पापा जी के कुल्हाड़ी दी
मेरी माँ के घर में घुस के और उनके हाथ तोड़ दिए और मेरे हाथ में ये तोड़ दिया मेरा हाथ मेरे मुंह पे और चौराहे पे पूरे ये सालोदा मोड़ का है मेन सर्किल का। आपका नाम क्या है? नवाब खान में मेरा नाम। और मेरे एक तो वो दी कोलाड़ी और कोलाड़ी से तो यहाँ पे मैंने बचाव करा तो यहाँ पट गया। फिर उन्होंने हवाई फायरिंग करी, हवाई फायरिंग करके फिर मेरी माँ ने भी आवाज़ हुई भी निकली तो उन्होंने मेरी माँ के एक हाथ तोड़ दिया, मेरी चाची का, मेरे पापा के कोलाड़ी मारी है, मेरे पापा का पूरा सर फाड़ दिया। रजा जी क्या घटना हुई थी? घटना तो ये हुई थी 4-5 लोग थे, यहाँ पर झगड़ा हो रहा था तो मैंने बचाने के लिए, हम इधर से आ रहे थे उदय मोड़ की तरफ से, इधर जा रहे थे टोपसी की तरफ, तो मैंने बचाने के लिहाज से गाड़ी रोक के और बचाने का प्रयास किया तो सारे दुकानदारों से झगड़ा करते हुए जो लड़के थे उत्पाती वो आए और मेरी गाड़ी को भी कुराड़ी मारी और शीशा तोड़ दिया और भी नुकसान किया। अब आप देखिए गंगापुर में इस तरह की घटना हो रही है कि सरेआम दुकानदारों से और जो बचाने का प्रयास करते हैं उन लोगों से इस तरह की, मेरे जैसे आदमी से ये घटना हो रही है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह की घटना। पर मेरे को, मैं आश्वस्त हूँ, मैंने काडूराम जी को फ़ोन किया, यहाँ के डिवाई एसपी को, वो तुरंत मौके पे आए, उन्होंने गश्त की गाड़ी भेजी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सारी कार्रवाई करूँगा और मैं भी पुलिस कार्रवाई करूँगा, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR कराएंगे हम। और ये इस तरह की वहीं हरियाणा के रोहतक में महम पहुंचे नेहरू नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस तरह के हालात जेजेपी और बीजेपी के किसान आंदोलन को लेकर है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में लोग इन्हें शादियों के कार्ड भी नहीं देंगे। तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार देते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी उनको एक फाइल का कोना दिखाकर डरा देती है। महम में सर्वखाप किसान सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला शिरकत करने पहुंचे। तो आने वाला वक्त एक ऐसा होगा कि गांव-गांव में पंचायतें हो जाएंगी और वहां ये फैसले हो जाएंगे कि लोगों को शादी का कार्ड भी नहीं देना। ये किसी के यहाँ दुख में भी शामिल नहीं हो सके। बहुत सारी जगह पे इस तरह के निर्णय हो चुके और आने वाले समय में बड़ी पंचायतें होकर के इस तरह के निर्णय हो जाएंगे। राजनीतिक लोग आपके इस्तीफे का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे। अभय सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा कि आंदोलन तो पवित्र है लेकिन कुछ लोगों ने अपवित्र कर दिया। देश का प्रधानमंत्री जो है उसका कभी किसी आंदोलन से संबंध नहीं रहा। ना तो देश की आज़ादी के आंदोलन में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई छोटा मोटा योगदान था, ना आरएसएस का कोई योगदान था, भाजपा तब थी नहीं। ना कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताओ जो आरएसएस से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, वो भी नहीं था। इस देश को आज़ाद कराने में, इस आंदोलन को आगे लेकर के जाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का था। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि चुनाव आयोग राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीए बनकर काम कर रहे हैं, जिसके चलते सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ सभी पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। दरअसल चीमा गुरुवार को नगर निगम चुनावों के संबंध में विशेष तौर से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने ये शब्द कहे। इस मौके पर उन्होंने मोगा के चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। दुखदाई ते माड़ी गल आ कि कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी उतरी हुई है और पंजाब दा इलैक्शन कमीशन जिहड़ा पंजाब दा इलैक्शन कमीशन आ वो इस तरह काम कर रहा जिवें कैप्टन साहब दा पीए लग्या होवे, जिवें कैप्टन साहब दा पर्सनल असिस्टेंट होवे। अज पंजाब विच मैं दो बार पंजाब दे इलैक्शन कमीशन नूं मिल के आयागा और दोनों बार मैं मंग की सी कि पंजाब विच पैरामिलिटरी फोर्सेस जिहड़ियां नेगियां वो लांजा जाण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ये गल दे संकेत जिहड़े देने शुरू कर दिते सीगे, चाहे वो जलालाबाद की घटना होवे, चाहे वो जीरे की घटना होवे, चाहे भिखीविंड की घटना होवे, चाहे सनाम की घटना होवे, चाहे जगरामा की घटना होवे। पूरे पंजाब दे विच बहुत सारियां घटनावां वापरियां
मैं पहला ही सुचेत किया सी पंजाब दे इलैक्शन कमीशन नूं कि पंजाब विच जिहड़ी आ डेमोक्रेसी, पंजाब विच लोकतंत्र जिहड़ा हैगा वो खतरे दे विच आ। ये जिहड़ियां स्थानक चोणां हो रहीआं नेगीआं, इहदे विच कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ गुंडागर्दी करूगी। जिन्ने भी माड़े अंसर, जिन्ने भी समाज विरोधी अंसर ने, वो अज उन्हां दा सहारा कौन लै रही है? कांग्रेस पार्टी लै रही है। बहुत सारे अपराधिक पिछोकड़ वाले व्यक्ति, बहुत सारे अपराधिक पिछोकड़ वाले व्यक्तियों जिहड़ी आ कांग्रेस पार्टी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ टिकट दी हुई हैगी। सो गुंडियां का सहारा लैके, माड़े अंसरां का सहारा लैके कांग्रेस पार्टी चोणां जितना चाहती हैगी। सो आम आदमी पार्टी अज भी मंग करती है कि पंजाब विच उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलू की खुदाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आलू की खुदाई करने के बाद जल्द ही फसल को कोल्ड स्टोर में पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान किसानों का कहना है कि आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है, आलू की पैदावार अच्छी हुई है और बम्पर कमाई होने वाली है। किसानों का कहना है कि खुदाई के बाद आलू की फसल को जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाया जाएगा। फसल तो जी बढ़िया है, बम्पर फसल है, मोटा मोटा आलू निकल रहा है और अब मंडी जाएगा 8-10 तारीख से, तो मंडी जाएगा, 15-20 तारीख से स्टोर में जाना शुरू हो जाएगा। बम्पर फसल, भारी फसल एकदम, कोई दिक्कत नहीं, नो बीमारी, कोई बीमारी नहीं आलू में, अच्छी फसल। आजकल मंडी में जा रहा है, उसके बाद कोल्ड स्टोर में जी 15 तारीख से कोल्ड स्टोर में। आलू की खुदाई जी हमारी 2-4 दिन से चल रही है और बम्पर पैदावार है और 15-16 तारीख के आसपास स्टोर होना शुरू हो जाएगा आलू। और अभी तो फिलहाल मंडी जा रहा है, बाकी भारी फसल है, इस बार बारिश भी हुई है तो बम्पर पैदावार है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जिसे ट्रेन का रूप दिया गया है। दरअसल स्कूल को ट्रेन के रूप में पेंट किया गया है। स्कूल के अध्यापकों का कहना है कि इससे बच्चों में स्कूल आने के लिए रुचि रहेगी, तो साथ ही बच्चे स्कूल रोजाना आएंगे और पढ़ाई में दिलचस्पी बनी रहेगी। कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, गार्जियन भी अट्रैक्ट होंगे और बच्चे बगैर बुलाए आएंगे हैं और पढ़ने में रुचि लेंगे। तो और इसके ट्रेन के अलावा भी और चित्रकारी कराई गई है शासन के अनुसार। जैसे शासन की मंशा है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल कॉन्वेंट बनाना है, स्कूल को हमें सरकारी कॉन्वेंट बनाना। और चूँकि ये पहले से ही है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है। बच्चे स्कूल में आते हैं तो जब ये देखते हैं कि ये ट्रेन की शक्ल है तो एक कौतूहल भी उनके अंदर आता होगा। बिल्कुल कौतूहल आता है और जब इंटरवल का टाइम होता है मध्याह्न भोजन के बाद, वो इसमें खेलते भी हैं, उतरने चढ़ने का काम भी करते हैं, पकड़ने का करते हैं, घुसने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली के स्टेशन रोड पर स्थित एक कॉलेज के ग्राउंड में दो पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। फिलहाल फायरिंग की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग में 10 से ज्यादा राउंड चले। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कई मोटरसाइकिल को बरामद कर मौके का मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही दोनों ही पक्ष मौके पर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। बहराइच के विश्वेश्वरगंज इलाके में 21 साल पूर्व हुए पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रव कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले 24 आरोपियों को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की ऐतिहासिक सजा सुनाई। 14 जून 2000 को विश्वेश्वरगंज इलाके के डोलकुआ ग्राम सभा में पंचायत चुनाव के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और फायरिंग की गई। दो पक्षों के बीच जमकर हुए बवाल, उपद्रव और मारपीट में रमेश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची विश्वेश्वरगंज की पुलिस ने उपद्रव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ आरोपी जनपद गोंडा और बस्ती जनपद के हरैया के शामिल रहे, जो उपद्रव करने के इरादे से पोलिंग बूथ पर पहुंचे। 21 साल चले इस केस की सुनवाई के बाद आखिरकार अपर जिला जज ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अपर जिला जज की ओर से सुनाए गए सजा के बाद पीड़ित परिवार में न्याय के प्रति विश्वास देखने को मिला। पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए जो इसमें जगत नारायण सहित नामित 30 मुलजिमान थे, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना कारित किया था
जिसमें वादी मुकदमा कौशल किशोर तिवारी के सगे भाई रमेश तिवारी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई थी और 7 लोगों के फायर आर्म इंजरी की चोटें थी। 6 लोग हथगोला दहशत फैलाने के लिए फेंक रहे थे। पुलिस ने सब बरामद किया था, विवेचना हुई थी और उसके बाद साक्ष्यों के संकलन के पश्चात न्यायालय ने 20 साल के पश्चात न्याय किया है और एक व्यक्ति को जिसके भाई की हत्या हुई थी, एक महिला जिसके पति की हत्या हुई थी, उसको भी। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में गुरुवार को किसानों ने जहां शहर में रोष मार्च निकाला तो वहीं कोटकपुरा चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने शहरवासियों से नगर काउंसिल चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को हराने की अपील की। किसान नेताओं ने कहा कि जब नगर काउंसिल के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ेगा, तब शायद केंद्र सरकार की आंखें खुलेंगी और इन कानूनों को रद्द करने पर विचार करेंगे। ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੂਕਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਆ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र जिले के विधायकों को सौंपने का फैसला किया है, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग शामिल है। इसी के तहत आज फरीदाबाद जिले के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और सरकार से गुहार की कि उनकी मांगें जल्द पूरी हों। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी पंचायती पंप ऑपरेटर के वेतन का भुगतान करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, सेवा नियम बनाओ, एलटीसी का भुगतान करो के नारे लगाए। तो वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश के सभी विधायकों को अपनी मांगों का मांग पत्र देने का फैसला लिया है और जिला फरीदाबाद में आज हम कांग्रेस के जो NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा हैं उनके आवास पर ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, नई पेंशन स्कीम समाप्त हो, ठेका प्रथा समाप्त हो और ग्रुप D और C की तरह सफाई कर्मचारी और सीवरमैनों की परमानेंट भर्ती सरकार करे और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित किए जाए, उन पर परमानेंट भर्ती हो। छटनी किए गए सभी कर्मचारियों को सरकार ड्यूटी पर वापस ले। ये मांग पत्र हमने दिया है और विधायक से हमने ये अनुरोध किया है कि वो हमारी मांगों को। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज राजकीय महिला स्नातक महाविद्यालय के क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पूर्ति अधिकारी राम जनक यादव ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी, जिसमें विद्यालय की छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सभा कौशल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में खेलकूद से हमारा मन और दिमाग स्वस्थ रहता है और सभी छात्राओं को खेलकूद, बॉक्सिंग, अन्य में अपना सहयोग देने को कहा, जिससे छात्राएं अपने शहर का और इस देश का नाम रोशन कर सके।
बच्चों को ये बताएं कि खेल को खेल भावना से आगे बढ़े, क्योंकि राजकीय महिला महाविद्यालय तो जो बच्चे पिछड़ा ज़िले से दिल्ली से आते या ग्रामीण एरिया से आते, फिर भी इनके अंदर इतनी पावर है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा सकते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो कि बॉक्सिंग में और अन्य एथलीट में बहुत अच्छी हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमें जिला अधिकारी और जो हमारे महाविद्यालय की शारीरिक प्रवक्ता है उनका सहयोग मिले, ताकि हमारी छात्राएं अपनी संगरूर के सुनामधुरी और अहमदगढ़ में किसान बाजारों में जाकर जहां बीजेपी के नगर काउंसिल के उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट ना दें। इसके अलावा किसान लगातार बीजेपी की रैलियों का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को जहां किसानों ने सुनाम में बीजेपी की जनसभा को रोका, तो वहीं गुरुवार को किसानों ने अहमदगढ़ और धुरी में बीजेपी उम्मीदवारों की ओर से की जा रही जनसभाओं को रोक दिया। दरअसल किसानों का साफ तौर पर कहना रहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਮੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज एनसीसी नवी यूपी गर्ल्स बटालियन में 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में जनपद संभल के चंदौसी और मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सहित कई कॉलेज की छात्राओं ने एनसीसी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। आपको बता दें, संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बरेली से आए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वेंकटेश शर्मा ने किया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वेंकटेश शर्मा को एनसीसी कैडेट ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सिद्धार्थनगर जिले के नगरपालिका में गुरुवार को सभासदों ने अपनी समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज सभासदों ने जमकर नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ नारेबाजी की, तो साथ ही पूरे नगरपालिका कार्यालय में कामकाज बंद कर दिया। इस दौरान सभी कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर घंटों नारेबाजी करते रहे। और इसी बीच जब प्रदर्शन को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्षेत्रीय समस्याओं के निदान के लिए कई बार ईओ और नगरपालिका अध्यक्ष को लिखित और मौखिक रूप से समस्याओं को अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी भी समस्या का निदान नहीं किया जा रहा। कुछ वार्ड में बीते 3 वर्षों से कोई काम नहीं करवाया गया। इसी से नाराज होकर यह प्रदर्शन किया। हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे कि मोहल्लों में 25 वार्डों में विद्युत व्यवस्था खराब है, लाइटें कई मोहल्लों में खराब हैं। एक भी लाइट लगवाने के लिए अगर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को फ़ोन किया जाता है तो ये लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं सभासदों का। इस वजह से सभी 25 सभासद रुष्ट होकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नालियाँ नाले मोहल्लों की गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, सब भरे हुए हैं, उसकी सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और मनमानी ढंग से वार्डों में काम न करा करके इधर उधर अपने चहेतों लोगों का केवल टेंडर करके काम कराया जा रहा है। जो सभासद प्रस्ताव दिए हैं उसमें से कोई प्रस्ताव टेकअप नहीं किया जा रहा। कृषि कानूनों को लेकर जहां दिल्ली में आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं राजस्थान के जालोर जिले के आहोर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रताप आंजना के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर आहोर उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं इस ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, जवाई पुनर्भेड़ योजना को लागू किया जाए और आहोर क्षेत्र का जवाई कमान क्षेत्र बढ़ाया जाए। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के बैनर तले और मुख्यालय पर हमने किसानों की विशेष मांग, हमारा जो मुख्य जवाई बांध है उस पर पुनर्भरण योजना लागू की जाए और जवाई बांध का जो कमांड है वो अभी तक बनने के बाद आज दिन 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ा।
इसलिए जो पूरा कमांड क्षेत्र है वो आहोर तहसील के लास्ट हमारे जो रैतल जो लास्ट टेल वाले गांव है वहां तक बढ़ाया जाए और पूरे कमांड को फुहारा पद्धति से जोड़ा जाए, क्योंकि पूरे राजस्थान में हमारे नर्मदा का पूरा सिंचित फुहारों से हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर पर 40% जब फुहारों से सिंचित हो रही है तो जवाई कमांड को क्यों नहीं फुहारों से जोड़ा जाता, क्योंकि उसी पानी में हमारा पूरा आहोर सिंचित हो जाएगा। तो हमारा बहुत बड़ा मांग है, ये हमारे नेताओं की कमजोरी की वजह से आज दिन तक ये। उत्तर प्रदेश में चोरी की वारदात पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। आए दिन चोरी की वारदात आने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामला हमीरपुर की मोदहा तहसील का है, जहां पर सिलोसर थाना क्षेत्र के रहने वाले दंपति खेत खरीदने के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर लाए। इसके पहले कि बेनामा हो पाता, चोरों ने रुपयों से भरा बैग पार कर लिया। मोदहा में यह पहली वारदात नहीं, इसके पहले कई बार व्यापारियों के पास से लूट हुई है, जिसमें चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन अभी तक पुलिस उन पर हाथ तक नहीं डाल पाई। दाई का नाम है? कौन गांव की हो? ससोलर। खास ससोलर। का हुईगा? फोटो बैनामा करावे आई थी, बैंक से पैसा निकाल के लाए तो बस ही थोड़ी धारो है, बस यहीं से कौन लाई जाए। कितने? 2.5 लाख रुपया पूरा रिकॉर्ड मेरी मन संग 2 जने करा। 2.5 लाख रुपया? हाँ। तो अब निकाल के लाई हो बका? हाँ। काहे खाते? खेत बैनामा करावे का। तुमने कहाँ रखो तो? बैग बिल्कुल धर के पर्ची पर लिखावे ला गए। उधर भटिंडा माल रोड पर स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब स्कूल की महिला टीचर का मोबाइल चोरी हो गया। महिला टीचर ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और बच्चों को छुट्टी के टाइम बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि महिला टीचर को शक था कि किसी स्टूडेंट ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। लेकिन जब बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाने के लिए आए तो स्कूल का गेट बंद था और बाहर हंगामा हो गया, जिसके बाद मीडियाकर्मी के पहुंचने के बाद स्कूल का गेट खुला और इस सारे मामले में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के आगे बोलने से मना कर दिया। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? प्लस 2 जी सेक्शन। हैं जी? प्लस 2 जी सेक्शन। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੇਮ ਦਾ ਤਾਸ਼ੂ। ਹੈ? ਤਾਸ਼ੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਗਸ ਦੀ, ਗਰਲਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫੋਨ ਫਿਰ? ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗੀ? मैं बच्चे लेने आई हैं। ठीक है। कदों दी खड़ी हैं बाहर। ठीक है। ते अंदर सानू बढ़न नहीं दिता। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗੇਟ? कहंदे फोन चोरी हो गए, सारे बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।